नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे साथ प्रोफ़ेसर अभय कुमार दुबे हैं, जिनसे हम देश की राजनीति के बारे में तकरीबन रोज़ चर्चा करते हैं। आज भी जी, हम उनसे देश की राजनीति के बारे में बातचीत करेंगे। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर महायुति के बीच में थोड़ी पसोपेश की स्थिति है। हुँ। और एक तरफ तो ऐसा लग रहा था कि फडणवीस आसानी से मुख्यमंत्री बन जाएँगे, पर कुछ खींचतान भी नज़र आ रही है। क्या भाजपा के लिए ये फैसला बहुत मुश्किल है या फिर भाजपा चाहती है कि सब कोई खुश रहे इसलिए वो समय ले रही है? आपको क्या लगता है? जिस वक़्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उस वक़्त भी टीवी पर एक खबर चल रही है और वो खबर ये है कि एकनाथ शिंदे ने अजित पवार से अपने मुख्यमंत्री बनने के लिए समर्थन माँगा है। जबकि हम लोग जानते हैं कि अजित पवार भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे चुके हैं और देवेंद्र फडणवीस के नाम पर भी वो राज़ी हैं। ये बात स्थापित है, क्योंकि शिंदे से उनकी पटती नहीं है। शिंदे वो नेता हैं जिन्होंने कहा था कि अजित पवार के साथ बैठने से उन्हें उबकाई आती है। तो ऐसी स्थिति में अजित पवार के लिए बहुत मुश्किल है शिंदे को समर्थन देना। लेकिन शिंदे इसके लिए हार मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने अजित पवार के सामने ये प्रस्ताव रखा है कि अगर वो उनको समर्थन देते हैं, उनके बाजू मजबूत करते हैं, तो मिल-जुल के काम करेंगे और उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। चूँकि वो मराठा चेहरा हैं, लोकप्रिय हैं, तो फिर बृहन-मुंबई महानगर पालिका का चुनाव भी, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होगा, बहुत लंबे अरसे से लटका हुआ है, उस चुनाव को जीतने में भी आसानी होगी। तो ये पूरा उनका प्रस्ताव है। जब तीनों नेताओं को दिल्ली बुलाया गया था, फडणवीस को, शिंदे को, अजित पवार को, तो एक बार इस तरह की खबर भी आई थी कि फैसला हो गया है और ये दोनों देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर राजी हो गए हैं। भास्कर के पहले पन्ने पे ये खबर प्रकाशित भी हुई। भास्कर बड़ा अखबार है, उन्होंने सोच समझकर और सबूत और प्रमाण और पुष्टि के बाद ही खबर प्रसारित की होगी। लेकिन मुझे देख के ये ताज्जुब हुआ कि देश के किसी अन्य अखबार ने इसकी पुष्टि नहीं की। बाकी अखबार यही कहते रहे कि फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहमत हैं। लेकिन अभी शिंदे ने मुख्यमंत्री पद पे अपना दावा नहीं छोड़ा है। हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि जिस वक़्त नतीजे आ रहे थे और ये लगभग तय हो गया था कि बहुत बड़ा अ, जनादेश मिलने जा रहा है महायुति को, तो शिंदे ने अलग से एक अ, धन्यवाद कॉन्फ्रेंस की थी, जो बहुत अनौपचारिक किस्म की थी, खड़े होके पत्रकारों के सामने वो बोल रहे थे। तब उनका कहना ये था, जब पत्रकारों ने उनसे पूछा, तो उनका कहना ये था कि ऐसी कोई समझदारी हम लोगों के बीच में पहले से नहीं है कि जिसके सबसे ज़्यादा विधायक होंगे वही मुख्यमंत्री बनेगा। और ऐसा कोई नियम भी नहीं है कि सबसे ज़्यादा विधायक हो मुख्यमंत्री बने। और शिंदे के तुरंत बाद उनके एक प्रवक्ता ने, जो कि पेशे से वकील हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा कि अगर सबसे ज़्यादा विधायक वाले को ही मुख्यमंत्री बनना था, तो अभी देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री होना चाहिए था। 2.5 साल से तो उनके विधायक 105 हैं, हमारे विधायक तो उनसे कम हैं, फिर शिंदे साहब क्यों मुख्यमंत्री हैं? तो मतलब ये है, वो साफ कह रहे थे कि जो चुनाव से पहले बंदोबस्त था, सत्ता का जो बँटवारा महायुति में हुआ था, वही बँटवारा चुनाव के बाद होना चाहिए, ऐसा उनका दावा था। लेकिन दिल्ली में जब भाजपा के आला कमान, भई एकनाथ शिंदे तो खुद ही अपनी पार्टी के आला कमान है, अजित पवार खुद ही अपनी पार्टी के आला कमान है, लेकिन भाजपा का आला कमान दिल्ली में है। तो दिल्ली में जब भाजपा के आला कमान से मुलाकात हुई, तो उस मुलाकात के बाद इस प्रकार की खबरें, मुझे लगता है शायद भाजपा के खेमे की तरफ से ये खबरें उड़ाई गई कि फैसला हो गया है। फैसला नहीं हुआ है। यहाँ पर शायद उनको बुला के सिर्फ ये कहा गया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही बनेंगे। इस बात से वो काफ़ी नाराज़ प्रतीत हो रहे हैं और उन्होंने मुंबई जाकर अपने मुख्यमंत्री बनाने की मुहिम काफ़ी तेज कर दी है। ये तो इसका एक पहलू है। उसका दूसरा पहलू ये है कि अ, हमें सोचना चाहिए कि क्या शिंदे की ये कोशिशें रंग लाएँगी? क्या वो कुछ कर पाएँगे? मुझे इसमें शक है कि वो कुछ कर पाएँगे। मेरा मानना ये है कि जो जिस जनादेश की जो प्रकृति है, उसमें भाजपा के पक्ष में जनादेश बहुत ज़्यादा झुका हुआ है। इतना ज़्यादा झुका हुआ है कि भाजपा को अपने दम पर पूरा बहुमत प्राप्त करने के लिए 12-13 लोग ही तो चाहिए, जो भाजपा को आसानी से प्राप्त हो जाएँगे। तो भाजपा क्यों मुख्यमंत्री पद छोड़ेगी? ये तो शिंदे को देखना होगा और अजित पवार को देखना होगा कि उनको क्या करना है। अजित पवार ने तो रुख साफ कर दिया है, वो तो भाजपा के साथ चले गए हैं।
और उन्होंने अपने अंडे देवेंद्र फडणवीस की टोकरी में रख दिए हैं। शिंदे को आपत्ति है। शिंदे कहना यह है कि चुनाव मेरे चेहरे पे लड़ा गया है। ये बात सही है कि जो लाड़की बहन योजना थी या भाऊ योजना थी, उसमें सब उनका चेहरा ही छपा हुआ था। जब आम लोगों से पूछा जाता था कि किसने पैसा आपको भेजा, तो लोग कहते थे कि एक है दाढ़ी वाला आदमी जो टीका लगाए रहता है। जो ग्रामीण लोग हैं, जो नहीं जानते थे एक नाथ शिंदे का नाम या मुख्यमंत्री के नाम से वाकिफ नहीं होते हैं बहुत से लोग, महाराष्ट्र बहुत बड़ा प्रांत है, तो उन्होंने कहा एक दाढ़ी वाला आदमी है टीका लगाए रहता है। तो उनके उनमें से कोई ने ये नहीं कहता था कि देवा भाऊ ने देवेंद्र फडणवीस को देवा भाऊ कहा जाता है ना। इस बार खासतौर से भाजपा ने देवा भाऊ के नाम से उनका प्रचार किया था कि देवा भाऊ ने ये पैसा भेजा, ये कोई नहीं कहता था। कोई अजित दादा ने पैसा भेजा है, ये भी नहीं कोई कहता था। सब लोग यही कहते थे कि दाढ़ी वाले बंदे ने पैसा भेजा है जो टीका लगाए रहता है। तो और वो मराठा है ही, जाहिर है। तो मराठा का प्रश्न, मराठा आज तक महाराष्ट्र में जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं उसमें केवल 2 ब्राह्मण मुख्यमंत्री हुए हैं, एक देवेंद्र फडणवीस और एक शिवसेना के जोशी जो थे वो मुख्यमंत्री हुए थे। बाकी सारे सारे तो मराठा मुख्यमंत्री ही हुए। तो ऐसी स्थिति में संघर्ष जरूर कर रहे हैं एक नाथ शिंदे, लेकिन मुझे उनके कामयाब होने की उम्मीद कम लग रही है। और ऐसी स्थिति भी नहीं है कि वो इस गठजोड़ को तोड़ पाए। अगर गठजोड़ को तोड़ेंगे तो उनके हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि अगर वो पूरे के पूरे सारे अपने विधायकों को लेके उद्धव ठाकरे के साथ चले जाते हैं, तब भी उधर बहुमत नहीं बनेगा, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं। अगर दोनों में थोड़ा ही बहुत ऊंच नीच होता, तब तो इस प्रकार की कार्रवाई का कोई मतलब होता। तो मुझे नहीं लगता कि वो कामयाब होंगे। ये एक तरीके से जो मराठा राजनीति है, उसके हल्के पड़ने का भी संकेत माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी 2 बड़े मराठा नेताओं को छोड़कर एक ब्राह्मण चेहरे को आगे लेकर आएगी, जैसा कि उसने 2014 के बाद किया था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की शैली अलग तरह की शैली है। भारतीय जनता पार्टी सिद्धांत में विश्वास नहीं करती कि अगर हम ओबीसी को प्राथमिकता देते हैं तो हम ओबीसी को ही नेतृत्व प्रदान करें। उसका कहना ये वो समरसता की थीसिस में विश्वास करती है। वो जो सोशल जस्टिस का नुमाइंदगी वाला सिद्धांत है कि भाई जिस जाति की संख्या ज्यादा है उस जाति के व्यक्ति ही मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बने, ऐसा भारतीय जनता पार्टी में विचारधारात्मक बाध्यता या कोई ऐसी बाध्यता नहीं है। आप ये देखिए ना कि नरेंद्र मोदी तो ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, भूमिहार या कायस्थ यानी और जाट या ऊंची जातियों की नहीं है। नरेंद्र मोदी तो गुजरात की एक बहुत ही छोटी सी, एक तरह से कमजोर जाति, मोद घांची जाति के हैं। लेकिन उनको भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव में देश के ज्यादातर ब्राह्मण अपना नेता मानते हैं नरेंद्र मोदी को। ये बात सही है। नरेंद्र मोदी को बहुत, आपको देश में ब्राह्मण अगर जिसको नेता मानते हैं, सबसे ज्यादा ब्राह्मण अगर सर्वे भी किया जाए तो नरेंद्र मोदी को ही ब्राह्मण अपना नेता मानेंगे। 90% ब्राह्मण कहेंगे नरेंद्र मोदी हमारे नेता हैं। बावजूद इसके इन ब्राह्मणों को पता है कि वो ब्राह्मण समुदाय के नहीं है नरेंद्र मोदी। इसी तरह ऊंची जातियों में बहुत से लोग आपको नरेंद्र मोदी को अपना नेता मानते हुए मिलेंगे। तो ये एक भारतीय जनता पार्टी इस लिहाज से मैं कहूंगा एक अलग तरह की पार्टी है। नरेंद्र मोदी तो खुल के कहते हैं कि वो पिछड़ी जाति के हैं, बार बार कहते हैं कि पिछड़ी जाति का होने के नाते ये लोग मुझे बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी वगैरह ये लोग इस प्रकार का पैंतरा लेते हैं। इसके बावजूद भी कभी नरेंद्र मोदी का पिछड़ी जाति का होना नरेंद्र मोदी के ब्राह्मण समर्थन में आड़े नहीं आया कभी भी। तो पिछली बार जब देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनाए गए थे और वो 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे, इस बात को लेकर उनका कभी विरोध नहीं हुआ कि वो ब्राह्मण, कि वो मराठा नहीं है या कुणबी नहीं है या ओबीसी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर से कभी कोई ऐसी आवाज नहीं उठती सुनाई दी। इस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी में अगर किसी एक व्यक्ति के ऊपर एक राय है तो वो फडणवीस के नाम पर एक राय है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी इस पर राजी है और स्वयं नरेंद्र मोदी भी इसके ऊपर राजी है। तो भाजपा में नुमाइंदगी देने वाला सिद्धांत उतना नहीं चलता है।
अब आप यही देखिए, राजस्थान में उन्होंने एक ब्राह्मण नेता को मुख्यमंत्री बना दिया। हरियाणा में जहां पर जाटों का बोलबाला था, वहां पर उन्होंने एक हिंदू पंजाबी को, एक पंजाबी व्यापारी वर्ग के व्यक्ति को उन्होंने 2 बार मुख्यमंत्री बनाया उन्होंने। उत्तर प्रदेश में जहां राजपूतों की संख्या 7 या 8% है, ब्राह्मणों की संख्या भी ज्यादा है और दूसरे लोगों की भी संख्या ज्यादा है, वहां उन्होंने एक राजपूत को मुख्यमंत्री बना रखा है। इधर मध्य प्रदेश में उन्होंने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया है, जो कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है उनकी वहां पर, यादवों की। तो वो लोग अलग नेतृत्व देने के मामले में वो अलग तरीके से सोचते हैं। लेकिन इसका कोई फिक्स फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी के पास भी नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले जब उन्होंने मंत्रिमंडल का विस्तार किया था, तो बकायदे चैनलों में बताया जाता था कि इस जाति को इतने मिले, इस जाति को इतने मिले, इस जाति को इतने मिले। तो उनके पास भी कोई फिक्स फॉर्मूला है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। नहीं, ये तो बात सही है। वो मैं ये कह रहा हूं कि वो ऐसी बात नहीं कि वो नुमाइंदगी के सिद्धांत में उस तरह वो बिल्कुल बिल्कुल ना लागू करते हो, लेकिन शीर्ष नेतृत्व के मामले में वो सिद्धांत को नहीं मानते। मतलब उदाहरण तो यही, जो मिसालें हैं वो तो यही बताती हैं कि शीर्ष नेतृत्व वो किसी को भी दे सकते हैं, उसके बाद सत्ता का जो बंटवारा होगा उसमें बिरादरियों के हिसाब से वो मंत्रिमंडल बना सकते हैं। खुद केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी कहा जाता है कि हमने इतने दलितों को दिया, इतने ओबीसी को दिया, सब कहा ही जाता है उसके अंदर। लेकिन इस आधार पर कि ज्यादा ओबीसी ने बीजेपी को वोट दिया है, अगर ओबीसी वर्ग ये क्लेम करें किसी ओबीसी को ही मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाया जाए, तो भाजपा उस क्लेम को नहीं मानती। आज के दिन सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया, या एक उसके सामने पिटीशन आया था, कि याचिका आई थी ईवीएम को हटाने को लेकर, और सर्वोच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीशों ने इसे खारिज कर दिया। और उन्होंने कहा कि जब लोग जीतते हैं तब ईवीएम पर सवाल नहीं उठाते हैं, जब हारते हैं तो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। उसके पहले कल के दिन में संजय राउत ने उसी तर्क को दोहराया जिसको नई परख पर आपने भी कहा था, कि वोट बढ़ते जाते हैं, कैसे बढ़ते जाते हैं, वगैरह वगैरह। तो क्या हम ईवीएम के सवाल को अब एकदम सुलझा हुआ मान ले, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के याचिका खारिज करने के फैसले पे आता है, या ऐसे बहुत सारी चीजें भी हैं जिस पर विचार करने की गुंजाइश है? देखिए, जो मैंने हरियाणा चुनाव के बारे में जो सवाल उठाया था, अब मेरे पास इस तरह के तथ्य हैं कि मैं महाराष्ट्र चुनाव के बारे में भी ये सवाल उठा सकता हूं। अभी कल तक मेरे पास ये तथ्य नहीं थे। अब आप महाराष्ट्र में देखिए, मैं उन तथ्यों को पढ़ के सुना रहा हूं। 13 नवंबर को 5 बजे चुनाव आयोग ने घोषित किया कि 64.86% वोट पड़ा। 13 तारीख को ही रात को 11:30 बजे, 20 नवंबर को होना चाहिए ना, चुनाव 20 नवंबर को हुए थे। हाँ 20 नवंबर को, ठीक है, हाँ 20 नवंबर को नहीं, ये मैं झारखंड के बारे में बताने लगा आपको, सॉरी, मैं महाराष्ट्र के बाद, झारखंड के बारे में भी, ये झारखंड के बारे में बाद में आऊंगा। झारखंड में पहला वोट 13 तारीख को पड़ा था, दूसरा 20 तारीख को पड़ा था। महाराष्ट्र में 20 तारीख को 5 बजे 58.22% वोट चुनाव आयोग ने घोषित किए। 20 तारीख को ही 11:30 बजे 58.22% वोट बढ़कर 65.02% हो गए। आप सोचिए इस बात पे। और मतगणना से एक दिन पहले फिर वोट बढ़ाए गए, वो 66.05% हो गए। यानी पहली बार में 6.80% वोट बढ़ाए गए और दूसरी बार में 1.03% वोट बढ़ाए गए। कुल मिलाकर वोटों में 7.83% की वृद्धि हुई और भारतीय जनता पार्टी को एक लैंडस्लाइड मिला। अब आप आइए झारखंड में। झारखंड में 13 तारीख को 5 बजे 64.86% वोट पड़े। 13 तारीख को ही 11:30 बजे इनको बढ़ाकर 66.48% कर दिया गया। 15 तारीख को फिर ये वोट बढ़ाए गए और 66.65% किया गया इनको। मतलब 2 बार यहां भी वोट प्रतिशत बढ़ाया गया। इस प्रकार पहले फेज में जो पूरे वोट बढ़ाए गए वो 1.79% के वोट बढ़ाए गए। दूसरे चरण में 5 बजे वोट थे 67.59 और 11:30 बजे वोट हो गए
68.45, यानी केवल 0.86% वोट बढ़े दूसरे चरण के। तो आप झारखंड में जो वोटों के प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई, वो जो राष्ट्रीय एवरेज है 1-1.5% के आसपास, वही उसी तरह की बढ़ोतरी देखते हैं। तो ये जो राष्ट्रीय ये बढ़ोतरी कुछ आपत्तिजनक नहीं लगती। लेकिन महाराष्ट्र में तो कुल मिलाकर 7.83, यानी 8% से केवल 0.17% वोट कम जो है उसकी बढ़ोतरी हुई। ये बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। अच्छा, अब सवाल इस बात का है कि इस तरह की बड़ी बड़ी बढ़ोतरियां नरेंद्र मोदी की सत्ता में आने से पहले भारत में कभी नहीं होती थी। अभी बहुत बड़ी बड़ी बढ़ोतरियां होने लगी हैं। तो इनके बारे में कोई चुनाव आयोग की तरफ से ऐसी कोई सफाई नहीं है जो आपको संतुष्ट कर सके। अगर 1-1.5% कोई बढ़ोतरी होती है तो उसमें कोई बात नहीं है, वो हो सकती है। लेकिन ऐसा कैसे होता है कि 5 बजे जो बढ़ोतरी हुई उसके बाद एक बार में भी नहीं चुनाव आयोग बढ़ोतरी करता, उसके 4-5 घंटे बाद फिर बढ़ोतरी करता है, उसके बाद अगले फिर मतगणना से पहले बढ़ोतरी की जाती है। तो ये सब जो वोट लगातार बढ़ते जाते हैं, ये अपने आप में शक पैदा करता है और चुनाव आयोग को इसकी कोई परवाह नहीं है कि वो इस शक का निवारण करे। तो जब तक इस तरह के शक रहेंगे तब तक फिर ये बात उठती रहेगी लगातार। सुप्रीम कोर्ट ने केवल इसी बार खारिज नहीं किया है, पहले भी वो इस तरह की अपीलें खारिज करता रहा है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आगे फिर अपीलें नहीं की जाएंगी, फिर से ये बात नहीं कही जाएगी। दरअसल ये गेंद जितनी चुनाव आयोग के पाले में है उतनी विपक्ष के पाले में भी है। विपक्ष को अंतिम तौर पर यह तय करना होगा कि वो ईवीएम के तहत चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। अगर उसके पक्ष में कोई चुनाव जीतते चला जाता है बिना इसकी परवाह किए हुए, उसे ईवीएम के जरिए से आने वाले सभी चुनाव नतीजों को रिजेक्ट करना होगा और ये ऐलान करना होगा कि भविष्य में वो ईवीएम के तहत चुनाव लड़ेगा नहीं जब तक कि वोट की पुर्जी यानी कागज के मतपत्र की तरफ दोबारा नहीं लौटा जाता। अब विपक्ष ये कब करेगा, अभी क्यों नहीं कर रहा है, ये कैसे होगा, क्या होगा, ये मैं नहीं कह सकता। अच्छा, विपक्ष के सामने एक तरकीब भी विपक्ष के खासतौर से कांग्रेस को सुझाई गई थी, नागरिक समाज के लोगों ने सुझाई थी कि आपके जो मतगणना एजेंट हैं, मतदान एजेंट हैं, उन्हें मतदान खत्म होते ही वहां के पीठासीन अधिकारी से 17C का फॉर्म लेना चाहिए। 17C का फॉर्म लेके उन्हें तुरंत उसको सार्वजनिक कर देना चाहिए 17C के फॉर्म को, ताकि ये पता लग सके कि 5 बजे तक, 6 बजे तक या 7 बजे तक, जितने बजे 17C का फॉर्म दिया गया होगा उस वक्त तक कितने वोट बढ़े हैं। ये कैसे हो सकता है कि 17C का फॉर्म अगर वो दे देंगे उनको, उसके बाद वो 3 दिन बाद जो वोट बढ़ाते हैं, मतगणना के 1 दिन पहले जो वोट बढ़ाते हैं वो नहीं दे कर पाएंगे। अगर रात के 11:30 बजे फॉर्म दे, 11:30 बजे फॉर्म ले लो, फिर वो 2-3 दिन बाद जो फिर वोट बढ़ाए जाते हैं वो वोट नहीं बढ़ा पाएंगे वो। लेकिन कांग्रेस ने इस सुझाव पे अमल नहीं किया। आज मैं देख रहा था कि संविधान दिवस के दिन खड़गे साहब ने ये घोषणा की है कि ईवीएम का विरोध करने के लिए राहुल गांधी अभियान चलाएंगे। मुझे नहीं पता कि इसको कितना गंभीरता से आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये घोषणा उन्होंने आज की है। एक चीज और है जो कई हमारे मित्र कहते हैं, और जैसे आज के द हिंदू में ही विश्लेषण छपा है, कल के भी छपा था चुनाव के विश्लेषण के बारे में, और ये बताया जाता है कि चीजें हुई तो कैसे हुई। यानी कि दो चुनाव के बाद जो एग्जिट पोल हुए थे, एक तो सीएस डेज का उन्होंने एग्जिट पोल नहीं किया था, पर संजय कुमार जी ने बताया था कि 4% आगे रहेगी महायुति, और प्रदीप गुप्ता तो काफी सही साबित हुए। तो ये जो एक पैटर्न है और उसके बाद जो ये शंकाएं हैं, दोनों मेल नहीं खाती हैं। लगता है कि शायद जो चीज लोग चाहते थे कि नहीं हुआ, यानी विपक्ष जीत जाए, फिर उसकी एक जवाब में इस तरह का तर्क गढ़ा जा रहा है। क्या ये व्याख्या भी सही साबित हो सकती है? देखिए, पहली बात तो यह है कि सवाल ये नहीं है कि कौन जीता कौन हारा, सवाल ये भी नहीं है कि किसको कितने ज्यादा वोट मिले। प्रश्न इस बात का है कि क्या चुनाव आयोग को
दो बार और इतनी बड़ी मात्रा में वोटों की बढ़ोतरी करनी चाहिए। वो कौन सी मजबूरियां हैं जिन्हें रात के 12 बजे तक भी इन्हें पूरे वोटों के आंकड़े नहीं मिलते हैं, अगले दिन भी नहीं मिलते वोट आंकड़े, उसके अगले दिन भी पूरे आंकड़े नहीं मिलते हैं। ये क्यों? मतगणना के एक दिन पहले ही आंकड़े देते हैं फाइनल। 17C देना एक कानूनी प्रक्रिया है। 17C का फॉर्म देना, इस पर पीठासीन अधिकारी की दस्तखत हों, सारे पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत हों, ये कानूनी प्रक्रिया है। इस कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरीके से पुख्ता पालन क्यों नहीं किया जाता? या तो आप कह दीजिए इस कानूनी प्रक्रिया को खारिज किया जाता है, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं चलेगी। 17C का फॉर्म आपने देखा होगा, उसमें सारी बातें लिखी होती हैं, कितने इस मतदान केंद्र में कितने वोट थे, उसमें कितने वोट पड़े, कितने वोट नोटा हुए हैं, कितने वोट नहीं पड़े, कितने लोग वोट डालने नहीं आए। केवल ये नहीं होता है कि किस कैंडिडेट को कितने वोट पड़े, बाकी सारा तो उसके अंदर लिखा होता है, वो तो मतगणना के दिन आएगा सामने। तो नियमता 17C के फॉर्म देने के बाद में कोई मतदान प्रतिशत नहीं बढ़ाया जा सकता, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जब मतगणना हो तो मतगणना होने पर वोट उतने ही निकलने चाहिए जितना 17C के फॉर्म में लिखे हुए हैं। भाई पिछले लोकसभा चुनाव में भी मत ज्यादा निकलते थे या कम निकलते थे, 17C के फॉर्म के मुताबिक मत नहीं निकलते थे। तो ऐसा क्यों होता है? और इसमें अगर एक दो कुछ वोटों की हेरफेर हो जाए तो बात अलग है, लेकिन बड़े बड़े पैमाने पर कई निर्वाचन क्षेत्रों में हेरफेर देखा गया है, इसमें कम ज्यादा देखा गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो इन सब बातों का उन्हें जवाब देना चाहिए। अगर इन सब बातों का जवाब, मतलब जब मतदान मशीन से हो रहा है, तब तो मतदान की प्रक्रिया में अधिक सटीकता, अधिक एक्यूरेसी होनी चाहिए। जब वो हाथ से नहीं गिना जा रहा है, मतलब जब मतदाता को उस पर ठप्पा लगाकर फिर पर्ची को मोड़ना भी है, उसे मोड़ के उसके अंदर उसे डालना भी है, इतनी बड़ी कोई कार्रवाई नहीं करनी, उसे केवल बटन दबाना है और कुछ नहीं करना है उसे। तो फिर जो सारी प्रक्रिया जो है बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, उसमें गलती की गुंजाइश ना के बराबर होनी चाहिए, गलती का प्रतिशत बहुत ही कम होना चाहिए, बहुत कम, 1% से भी कम, 0.0 कुछ इस तरह का प्रतिशत होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि गलती का प्रतिशत, हेरफेर का प्रतिशत बढ़ता चला जा रहा है लगातार। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये एक सवाल है जिसका जवाब देना मेरी निगाह में बहुत जरूरी है। और चूंकि ये जवाब सरकार और चुनाव आयोग दोनों में से कोई देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए लगता यह है कि इन लोगों ने तय कर लिया है कि हम किसी बात का कोई जवाब नहीं देंगे, तुम्हें जो करते बने सो कर लो। चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो शुरुआत ही यहां से करते हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन हम हैं गोल्ड स्टैंडर्ड, वो यहां से अपनी बात शुरू करते हैं। तो इस सवाल ये है कि इसके खिलाफ कोई ना कोई संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, आप सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कर लेगा? इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कर लेगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एक बार चुनाव आयोग से कि आप 17C जो हैं वो अपने पब्लिक डोमेन में अपलोड कीजिए। तो चुनाव आयोग ने उसके तर्क दिए कि इससे बड़ी अराजकता फैलेगी या व्यवहारिक है, ये ठीक नहीं है, वगैरह वगैरह, इस प्रकार की बहुत सी बातें कही उन्होंने। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी बात मान ली। इस पर चर्चा हो चुकी है, वहां पे ADR ने मुकदमा डाला था। तो ये देश में चुनाव सुधारों की बड़ी सख्त जरूरत है, और चुनाव सुधार जब तक नहीं होंगे तब तक ये समस्याएं इसी तरीके से रहेंगी। चुनाव सुधार की प्रक्रिया में इस बात पर भी अंतिम रूप से विचार कर लिया जाए कि चुनाव मशीन से हो या कागज के मतपत्र के जरिए हो। आज की बातचीत को हम इसी बिंदु पर विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति के बारे में प्रोफेसर रवि कुमार दुबे से बातचीत करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।